साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार में चुनाव है, वादों की भरमार है। खुल गया पिटारा, वोट के लिए चारा। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। वोट बटोरेगा रोजगार या विकास की है बयार। कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है। 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। वादा तेरा वादा, सिर्फ चुनावी है इरादा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे। तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये बिहार चुनाव की चर्चा है और इसमें हमने एक खास रंग दिया है लिट्टी चोखा, चुनावी चौका। दरअसल मैं कहूंगा बिहार चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। यानी राजनीतिक दलों ने जिस तरह के वादे जनता जनार्दन से किए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाहिर है सबसे बड़ी चर्चा यह है, ये वादे तो बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन ये पूरे कैसे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ मैं कहूंगा तीसरा विकल्प जनसुराज है। जनता किस ओर रास्ता अख्तियार करती है यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। लेकिन हमने स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं, हम अपने मेहमानों के लिए यहां पर लिट्टी चोखा की व्यवस्था भी किए हुए हैं ताकि एक ऐसा रंग हम जमा पाएं जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी हो और बिहार के खान पान की भी बात हो जिसके लिए बिहार जाना जाता है। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कंचना यादव जी का। राष्ट्रीय जनता दल से आप उनकी प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत धन्यवाद राम सर। और मेरे साथ श्वेता प्रिया जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए। जाहिर है सबसे महत्वपूर्ण वादों की झड़ी मैं कहूंगा वो आरजेडी की तरफ से आई है, लिहाजा मैं शुरुआत कंचना जी आपसे करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि जो आप लेके आए हैं तो उसको देख के तो ऐसा लग रहा बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है आपका। मुझे लगता है जनता जनार्दन को इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। आपको लग रहा है वो सोचेगी? क्यों नहीं सोचेगी, जनता जनार्दन सोचेगी और बिल्कुल सोचेगी। और आपने 3 धड़े की बात कही बिहार में, तो 2 धड़े चाहे वो एनडीए हो चाहे जनसुराज हो, दोनों का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का यह भी बता दीजिए और पूछकर बता दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड की
प्रवक्ता यहाँ पर हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चेहरा मानती है या फिर मानती है कि चुनाव तक उनकी छवि का उपयोग करके उनके वोट बैंक में सेधमारी किया जाए और बाद में उनको साइड कर दिया कल से जाए? आप कॉन्फिडेंट हैं क्या? क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया है। हम सवाल पूछ रहे थे, बताइए अपना चेहरा, आपको थोड़ा सुगबुगाहट थी, साहब क्या बता, अभी तो कांग्रेस ने नहीं बोला, अभी कॉन्फिडेंस फुल है? कॉन्फिडेंस हमें पहले भी फुल था और हमेशा से फुल था। 2020 में ही तेजस्वी जी चेहरा थे और 2025 में भी, ये स्वाभाविक था क्योंकि कांग्रेस ने कभी यह तो क्लेम नहीं किया था कि मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस से कोई होगा। वीआईपी ने नहीं क्लेम किया था मुख्यमंत्री चेहरा मुकेश सहनी जी होंगे, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांग की थी। और सीपीआई सीपीआईएमएल जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उन्होंने भी नहीं क्लेम किया था कि मुख्यमंत्री चेहरा उनके होंगे। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल फेस जो है वो तेजस्वी जी ही थे और तेजस्वी जी और हम सब कहते थे इस बार तेजस्वी सरकार। हाँ, कांग्रेस ने कल अनाउंस किया, अशोक गहलोत जी ने किया, उनसे जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि ये हमारे स्ट्रेटजी का एक पार्ट था और यह पार्ट यह था कि जब बीजेपी जदयू जब अपोजिशन अपने प्रोपेगेंडा के हाईएस्ट पिक पर हो तब जाके हम उन पे ले जाकर एटम बम फोड़े और उनसे सवाल पूछिए, लाइए अपना चेहरा सामने दिखाइए कि कौन है आपका मुख्यमंत्री चेहरा। तो ये सवाल करना कि अरे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, अब कौन होगा, तब कैसे होगा, समय आने पर सब होता है और समय आने पर सब होगा। और हम तो अब समय बोल रहे हैं कि समय बहुत आगे निकल गया है कि नीतीश कुमार जी आपके मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए का होगा या नहीं, और 28 तारीख का हमारा महागठबंधन का ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आ रहा है। बताइए इनका मैनिफेस्टो कब आएगा, पूछ लीजिए। श्वेता जी, अब आप जवाब दीजिए ना, अब दबाव आपके ऊपर है। कल तक आप पूछते थे साहब ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस नहीं बना रहे, अब उन्होंने कहा साहब हमने क्लियर कर दिया, वो आपसे पूछ रहे, अब आप बताइए। बिल्कुल, हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, शुरू से लेके अभी तक आप शब्दों को अगर देखें तो हर एक हमारे गठबंधन के हर एक घटक दल शुरू से नेतृत्व की बात करते हैं, तो उनका कहना हमेशा से यही रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में आज तक हो रहा था। इसका मतलब ही ये है कि अभी तक वो सीएम बने हुए हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में होता रहेगा। अगर आप वर्ड्स को देखें, शब्दों को देखें, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार जी ही सीएम थे और सारे घटक दल के लोग फिर से ये मैडम, अब आपके शब्दों के जाल में कोई नहीं फंसने वाला, अब आपको क्लैरिटी से बताना पड़ेगा क्योंकि वहां मामला क्लियर हो गया, अब यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, यही हमारा नारा है। हमारे सारे घटक दल का हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे साथी दल यही बोलते आए हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है। और बाकी अभी आज आपको पता ही है मोदी जी वहाँ, तो आपको लग रहा है आज वो अनाउंस कर सकते हैं मन से? अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गया है, आप लोग कंफ्यूजन के स्टेट में है। चलिए अब इन चीजों में उलझ के मत रहिए। उन्होंने बोला, आपका सबसे पहला सवाल था कि जो उनके वादे हैं, मैं वादों में आऊंगा, पहले जरा मुख्यमंत्री पे कर लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की उन्होंने बोला, अभी हमारी साथी प्रवक्ता आरजेडी की कंचना जी ने बोला कि हमने एटम बम फोड़ा है। अभी बोला था ना राहुल गांधी जी ने, जब वोट अधिकार यात्रा वहाँ पे चल रहा था बिहार में, तो उन्होंने बोला था कि हम एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। देख लीजिए, उनके अपने ही गठबंधन में उन्होंने आत्मघाती बम फोड़ा है। अभी तक उनके बीच में सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाया है। बताइए, 253 सीट्स पे उन्होंने खड़ा कर रखा है। अब बताइए, एकजुटता है उनके अंदर? उनके यहाँ सीट नहीं, सीटियां बज रही हैं। श्वेता जी, अभी भी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, मैं आऊंगा। अरे महागठबंधन में क्या हो रहा है उसकी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, वो खुद देख लें। मैं ये कह रहा हूं, आपके यहाँ से क्लैरिटी कब आएगी, जरा ये बताइए ना। क्लैरिटी हम अपने पार्टी, अपने गठबंधन की तरफ से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे सीएम आने वाले टाइम में भी 25 से 30 भी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। अब और कैसे क्लैरिटी? रामकृपाल सिंह साहब, आपने न जाने कितने चुनाव देखें, अब आपको लगता है एनडीए प्रेशर में होगा? बिकॉज जिस क्लैरिटी से कल महागठबंधन ने अपना फेस डिक्लेयर किया, वो एनडीए के ऊपर भी दबाव है, आज नहीं तो कल उन्हें फेस बताना ही पड़ेगा। रमेश जी, थोड़ा हम लोग याददाश्त बहुत कमज़ोर कर लेते हैं चुनाव के मामले में। जी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए थे, उनको एक तरह से गोवा में उनका फेस डिक्लेयर किया गया था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो राज्यों के इलेक्शन हुए, सबसे पहला हरियाणा का हुआ, जो चेहरा जीतने के बाद आया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। देखिए, हरियाणा का चुनाव कोई चेहरा नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव कोई चेहरा नहीं,
उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई चेहरा नहीं। अगर आप 2014 से लेकर के आज तक 11 साल में राज्यों के चुनाव में बीजेपी की सफलता देखेंगे तो जहां कोई चेहरा नहीं रहा है। लेकिन एक जगह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब को आखिरी समय में डिक्लेयर किया था अमित शाह। नहीं, मैं बता रहा हूं, वही हार गए, वो बात अलग है। मैं यही कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा कि सब जगह नहीं, ज्यादातर। हमने कहा है ना, किरण बेदी नहीं, 2015 में किरण बेदी को मैं वही बता रहा हूं, किरण बेदी और धूमल, देखिए दोनों जगह हार गए, जहां चेहरा नहीं दिया। यही मैं कहने जा रहा था कि बीजेपी का अब तक का ये है कि जितना ही मूर्ति को ढके रहो, बेपर्दा मत करो, सफलता के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बीजेपी में क्या होता है कि चेहरे की घोषणा करते ही वहाँ क्या होता है कि सर फुटअव्वल शुरू हो जाती, फैक्शनिज्म होता है। लेकिन नीतीश जी में तो निर्विवाद मामला है ना, यहाँ तो सर फुटअव्वल की वजह नहीं है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ तक रही नीतीश की बात, देखिए दोनों, बिहार की स्थिति थोड़ी अलग इस मामले में है कि सबको मालूम है, किसी को घोषणा करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ आरजेडी और जेडीयू लेड बीजेपी, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि बीजेपी की एक मजबूरी है कि वो नीतीश को नाराज़ नहीं कर सकती, विकल्प भी नहीं है सर। यही कह रहा हूँ मैं, सुन लिए। तो असल में चेहरा जो है वहाँ दो ही हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मान लीजिए कल को ये जीत भी जाते हैं तो बीजेपी को सबसे पता है कि नीतीश कुमार खुद अगर छोड़ना चाहेंगे, पिछली बार भी याद कीजिए, नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से कहा था कि आप अपना कोई बना लीजिए, बीजेपी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि नीतीश जी का जो पुराना इतिहास रहा है वो कब लेके उधर चले जाएं, इसलिए हमेशा खुला रहेगा। इसलिए बीजेपी को मुख्यमंत्री का ज्यादा चिंता नहीं है। अब मुझे लग रहा है आपने अच्छी बात की, अगर श्वेता प्रिया जी भी ये कह देती कि साहब आप क्या मान के चल रहे हैं, हमने क्या कच्चे गोलियां खोल रखी हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता को, हमारे पास है, बिहार की जनता को मालूम है कि ये लड़ाई लालू, तेजस्वी और नीतीश और मोदी, ये समझ लीजिए। एक तरफ नीतीश, क्योंकि मान के चलिए कोई भी राज्य का चुनाव सिर्फ राज्य के मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, न उसके नतीजे आते हैं, वो आधा नेशनल नैरेटिव वहां पर काम करता है। नहीं, क्योंकि जिन भी चीज़ों में, अगर आप ये देखिए कि आज एक गांव की महिला है, पिछले 11 सालों में इज्जत घर से लेके रसोई घर, सुबह वो इज्जत घर से लेके रसोई घर की जो उसकी यात्रा है, वहाँ पे राज्य कहीं नहीं दिखता है, वहाँ उसको केंद्र दिखता है। ठीक है, उसका आप कह रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ तो 50% इसमें मान के चलिए या 30% इसमें केंद्र की भूमिका है। और आज का जो पढ़ा लिखा 65% यूथ है वो जानता है कि उसके जो सरोकार हैं उसका हल पटना में नहीं दिल्ली में भी होगा। ठीक है कंचना जी, अब वादों पे आ जाते हैं। वो श्वेता जी अभी बताएंगी तब जब डिक्लेयर होगा ना, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको भी करनी होगी। आप लोगों ने एक के बाद एक वादों की झड़ी लगा दी है। देश का हर एक नागरिक, मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति भी ये सोच रहा है कि बहुत अच्छे वादे हैं भाई, जनता को इससे बढ़िया और क्या, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सेविका दीदी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो सेविका दीदी अपनी सेवा दे रही है वो सरकारी बन जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाए। बट मैडम उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना, आपसे औरों ने भी पूछा होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो पैसा आएगा कहां से। अगर ग्रोथ भी देखें बिहार की, वो ग्रोथ भी कंपेयर करें, वो इतनी नहीं है कि साहब इतना पैसा आ जाएगा, और 20 महीने का आपने टाइम ले रखा है। पैसा वहीं से आएगा जहां से मोदी जी लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। तब तो किसी ने नहीं पूछा पैसे कहाँ से लाएंगे और पैसे कहाँ से बांटेंगे। पैसे वहाँ से आएंगे जो कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और पैसे का कौन गबन कर ले गया पता नहीं चला। पैसे वहाँ से आएंगे जो दर्जनों पुल हफ्ते के अंदर छलांग लगा के गंगा में गिर जाते हैं और कोई जवाब नहीं मांगता और कोई जवाब नहीं देता कि आखिर में पुल गिरे तो कितने करोड़ों के गिरे और कितने अरबों के गिरे। सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। जिनके पास 2010 में 2015 में जिनके पास 20 करोड़ की आमदनी थी, पैसा था, उनके पास आज जो प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़
करोड़ 100 करोड़ पहुंच गई है, पैसा वहां से आएगा। 100 करोड़ रुपए एक एक इंजीनियर के घर में जलते हैं रात रात भर, फिर भी सुबह जो है वो सीबीआई जाकर पकड़ती है और कहाँ छोड़ देती है ले जाकर। कोई नहीं पूछता कि 100 करोड़ रुपए एक इंजीनियर के घर से पैसे कहाँ से जले, पैसा वहां से आएगा। पैसे का हिसाब होगा ना, तो पैसे का हिसाब इन्हें देना कंचना जी, मैं आपकी इस बात से संतुष्ट ही नहीं हूँ, आपको बताना तो पड़ेगा। बिकॉज मैं ना एक क्लैरिटी के साथ आपसे कहता हूँ, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़, अगर उसका मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखूं वो भी 250-260 के आसपास है, तो आपके पास रूम बच रहा है 40-45 हजार करोड़ का। हर परिवार को नौकरी, जीविका दी को 30,000 रुपए देना, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल्स को कंफर्म कर देना, आपकी कमिटेड लाइबिलिटीज ऑलरेडी 60 to 65% है। मैं अब आपको बताती हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अभी हमने इतने बड़े वादे किए हैं तो सेम सवाल है। 2020 में हमने मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तब भी नीतीश जी, और सुन लीजिए, आप सवाल पूछेंगे, मैं कुछ जवाब दे रही हूँ, तब पूछा जाता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, जेल से लाएगा क्या, अपने बाप के घर से लेकर आएगा क्या। मात्र 10 लाख सरकारी नौकरी का सवाल था, 5 लाख उसमें से दिए गए। हम जब नीतीश जी के साथ आए तब दिए गए, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि ये जो रातों रात जो है परीक्षा का फॉर्म भराया और 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, तो 5 लाख के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और चुनाव के एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है बिहार में, उस दिन आप 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दे देते हैं और ये कहते हैं कि इससे व्यवसाय शुरू होगा। 10 हजार रुपए में चाइनीज फोन खरीद लीजिएगा आप, 10 हजार में व्यवसाय शुरू करवा रहे हैं आप। तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि अब तक जो पैसे नहीं थे, अब तक जो पैसे नहीं थे आपके पास बिहार को देने के लिए और अचानक से बांटने के लिए, वोट खरीदने के लिए 10 हजार रुपए कहां से आ गए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में। और जो 30 हजार करने की बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा, उन 1 करोड़ 41 लाख जो जीविका दी, ठीक है। अभी कंचना जी को पहले मैं चाहता हूं लिट्टी चोखा खिलाओ भाई लेकिन कंचना जी ने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सारी बातें आपने कह दी, मैं एग्री कर गया, लेकिन मैडम असली बात यह है कि पैसे कहां से आएंगे, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल। पैसे चाहे जहां से लाने पड़ेंगे, पैसे वर्ल्ड बैंक से लाने पड़ेंगे, वहां से लाएंगे पैसे। वर्ल्ड बैंक भी तभी देता है जब केंद्र की सरकार, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपकी रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन अभी भी बहुत सारे, कितना कर्जा अभी तो जेडीयू ना कहेंगे डबल इंजन है। पूछ रही हूँ कि आपको मालूम है बिहार पे भी कितना कर्जा है? बिहार का भी जितना बजट नहीं है उससे 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा का कर्जा है, अभी कर्जा है। और कहां से आता है? वर्ल्ड बैंक, IMF से आता है। और यही जो सरकार है केंद्र की, ये पास करवाती है। लेकिन क्या इन पैसों से, मैं जो कह रही हूं कि कर्ज लिए हैं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी या कुछ भी बिहार में स्टैब्लिश कारखाने किए गए? खुद प्रधानमंत्री कहते थे ना कि चीनी मिल खुलवाऊंगा और यही की चीनी के से चाय पीऊंगा। गए तो नहीं अभी तक, धुआं देख रहे थे। बोले मुझे वर्ल्ड बैंक घुमा दिया, ADB घुमा दिया, सब घुमा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस घुमा दिया। कहां से पैसे आएंगे? आप उस समय ये पैसे आएंगे, हम आपको वहां घुमाएंगे। नहीं, आप उस समय ये थोड़ा कहेंगे कि साहब हमने सोचा वर्ल्ड बैंक हमें दे देगा, ADB हमें देगा, देखिए केंद्र सरकार नहीं देने दे रही है। ऐसे थोड़ा होगा। सुनिए ना, आपने तो ये कहा कि मैं दूंगा। सुनिए ना, मैं एक वादा आपसे करती हूं और मेरी पार्टी के, पैसे जहां से आएंगे हम पैसे वहां से लाएंगे। पैसे केंद्र सरकार से लेने होंगे, पैसे वहां से लेंगे, पैसे उधार लेने होंगे, पैसे वहां से लेंगे, देगा जितना फाइनेंस कमीशन रेकमेंड कर रहा है, लेंगे, हर जगह से पैसे लेंगे। लेकिन बिहार के हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, जीविका दीदियों को सरकारी गवर्नमेंट का स्टेटस मिलेगा और जो भी बिहार के लिए करना होगा, कारखाने जितने भी लगाने होंगे हम लगाएंगे। हम मोदी जी थोड़ी ना है कि बोल देंगे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा और हवाई जहाज का पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट कहां पर है। हम मोदी जी तो नहीं है कि 2 करोड़ कह दे कि नौकरी हर साल दी जाएगी और अभी तक पता नहीं है कि कितने लाख में दिए कि 1000 में दिए। हम मोदी जी तो नहीं है जी, अभी आप लिट्टी का स्वाद तो लीजिए, कितना दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, 90 लाख करोड़ दे दूं और आया कुछ अभी आप स्वाद तो लीजिए। जुमला बोलने वालों में और काम करने वाले में फर्क होता है। आपका सवाल वाजिब है कि पैसे कहां से आएंगे, और जब हम पैसे लाएंगे तो आप ही सवाल हमसे करेंगे। या तो आप मुझसे कह दीजिए, या तो आप मुझे कह दीजिए तेजस्वी जी को कुबेर के दर्शन हो गए, उन्होंने कहा मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए। यही हो सकता है, और कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम पैसे लाएंगे ना, तब आप हमको फिर से यहाँ से बैठाइएगा और बोलिएगा, पूछिएगा इतने पैसे ला कहां से रहेंगे, तब हम आपको बताएंगे इतने पैसे लाए हम। श्वेता जी को शक है कंचना जी पे पैसे कहां से आएंगे? आपको तो पता होगा बजट की क्या स्थिति, आप तो जेडीयू से है। शक नहीं है, मुझे यकीन है। अभी पहले कंचना जी को दो। इससे बड़ा जी को दो। इससे बड़ा जुमला हो नहीं सकता है। आप एक बार को प्लीज हम ले। हाँ, आप लीजिए ना हाथ में, आप आराम से खाते हुए बात करिए ना, क्या दिक्कत है? आप मुझे पूरा टाइम देंगे प्लीज? हाँ बोलिए, और मेरे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ जी। अब हम बताते हैं, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इससे बड़ा जुमला हो नहीं सकता है।
आप सुई की नोक से ऊंट को निकाल सकते हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया जा सकता है। रीज़न बीइंग, ये ना तो आंकड़ों के तौर पे पॉसिबल है, ना ही संवैधानिक तौर पे पॉसिबल है। अब इसको समझते ऐसे हैं, ये इन्होंने बोल दिया हम हर एक फैमिली के, हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। हमारे यहाँ परिवार कितने हैं? 2.96 अराउंड। हम मानते हैं उसमें से 20 लाख ऑलरेडी 2.96 करोड़ 96 करोड़ सॉरी 2.96 करोड़ फैमिलीज हैं, जिसमें से 20 लाख का हमने मान लिया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। बचे 2.76 करोड़। हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि हम 4th ग्रेड एम्प्लॉय, ये लोग 30,000 मान लेते हैं। 30,000 हमने मान लिया। चलिए 30,000 का हम कैलकुलेशन निकालते हैं। एक महीने का कितना निकलता है? एक परिवार से एक सदस्य का अगर निकालेंगे, एक महीने का बजट निकलता है। निकाला आपने? जी 8.28। आपने बोला ना अभी 30,000, तो 30,000 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आप कह रही हैं जस्ट मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, ताकि आप आंकड़ों को देखिए। आंकड़ों के साथ खेला नहीं जाता है, आंकड़ों को समझा जाता है। और हम तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 9वीं फेल हैं और हर चीज में उन्होंने टॉप किया है, लेकिन 9वीं फेल करने में टॉप किया है। क्रिकेट में जब वो क्रिकेट खेलने गए थे उसमें फेल किया है। उन्होंने मूवी में भी ट्राई किया, वहां पे भी फेल किया है। तो वो उन्होंने टॉप तो किया है, लेकिन फेल करने में टॉप किया है। प्लीज अब मुझे मेरा आंकड़ा कंप्लीट करने दीजिए। आपने बोला 30,000 हम रखते हैं, ग्रेड 4 का हम सबको जॉब देंगे, हर एक फैमिली से एक को। अगर हम 30,000 का रखते हैं तो एक महीने का बजट आता है बिहार का 8.28 लाख करोड़। और अगर इसको एक महीने तो देंगे नहीं, सरकारी नौकरी का मतलब होता है परमानेंट, तो इसको एक साल से आप काउंट कर दीजिए, मतलब 12 महीने से काउंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब निकलता है 99.36 लाख करोड़। और हमारा बजट कितना है एक साल का? 3.17 लाख करोड़। तो 33 साल, कहने का मतलब है 33 साल का बिहार का जितना बजट होगा उतना सिर्फ ये सैलरी में देंगे, वो भी क्लास 4 के। अरे कह रही है कंचना जी हम कहीं से भी लाएंगे, आपको क्या मतलब इससे? आप ये बताइए ना सर, 33 साल का बिहार का बजट ये कहां से एक साल में लाएंगे? और उसके बाद एजुकेशन नहीं, स्वास्थ्य नहीं, आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सबको अगर हमने हटा दिया है, तो उस बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में रंजा, फिर मैं रामकृपाल सर के पास आऊंगा। कंचना जी और दूसरा नहीं अभी ठीक है, श्वेता जी आपने ले लिया। एक और, ये तो मैंने बजट के बारे में बोला था। संवैधानिक तौर पे ये राइट स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं। जिस नीति निर्देशक तत्व के अंदर ये लोग बोलते हैं कि हम लॉ ले आएंगे, वो एज पर द कैपेसिटी ऑफ स्टेट होता है, और कैपेसिटी नहीं है हमारे बिहार। स्टेट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, वो इतने लोगों को जॉब दे सकता है। आप उसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज मत करिए। नहीं, हम बताते हैं। आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात मत करिए। स्टेट के पास वो ताकत है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 से भैया सिक्किम ने सबको सरकारी नौकरी दी है, हर एक परिवार को। सिक्किम तो एक एग्जांपल है ना, तो उसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस था, तभी तो उसने वो एज पर कैपेसिटी देता है अपने। तो कैपेसिटी है, अरे वो कैपेसिटी डेवलप करेंगे ना, वो तो कह रहे हैं। आप बताइए कहां से बजट लाएंगे? जवाब दे दीजिए। बस मेरा एक ये कि 2.96 करोड़ लोग परिवारों के घर पर सरकारी नौकरी कैसे जाएगी? पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तमाम डिबेट होंगे, ये कुछ अपना बताएंगे बजट इतना हो जाएगा, और किसी और चैनल पे कुछ बता रहे होंगे। ये हमारी जीत है कि कम से कम आप इतने हैवी बजट पे बात तो कर रहे हो कि बिहार का बजट इतना हैवी हो सकता है। लेकिन मैं जवाब कुछ और देना चाहती हूं। कंचना जी आपने तेजस्वी जी से पूछना चाहिए। सर आपने तो कह दिया, थोड़ा हमें भी तो बताइए कि कैसे करेंगे, हमें भी तो बताना पड़ेगा पब्लिक को। हाँ कैसे करेंगे आप बताइए। जब हम कह रहे हैं कि जीविका दीदी बहनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा मिलेगा, और बिहार में जीविका दीदी बहनें कितनी है? 1 करोड़ 41 लाख। 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी बहनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस देना, मतलब 1 करोड़ 41 लाख परिवारों में सरकारी नौकरी हो गया। ऐसे ही हो गया। आप बोल रहे हो ना कि नौकरी हम कहां से लाएंगे, 20 लाख नौकरी है, तो नौकरी आपके सामने ऐसे रख दी हम 1 करोड़ 41 लाख, बाकी हम सृजन करेंगे। और सृजन करने के लिए हमसे मत पूछिए कि हम कैसे करेंगे। हम वही हैं जो मात्र 17 महीने में, जो कोई और स्टेट नहीं किया था, जातिगत सर्वे हमने करा कर रख दिया। कोई और नहीं किया था, 65% आरक्षण हमने करा के दे दिया। कोई और नहीं किया था, 5 लाख नौकरी हमने करा कर दे दिया। और आपको क्या चाहिए? आप तो सोचे भी नहीं होंगे कि 20 साल में आप ऐसा काम करेंगे। हमने 17 महीने में करके दे दिया। तो हमें चैलेंज ना करें। हम वो है जो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, हम वो हैं जो जुमलों के लिए जाने नहीं जाते हैं। क्रेडिबिलिटी हमारी थी, क्रेडिबिलिटी हमारी है, और क्रेडिबिलिटी हमारी। राम सर आपको नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, लीगली बाइंडिंग बना देना चाहिए मैनिफेस्टो को? ऐसे तो चुनाव जीतने के लिए जिसके जो मन में आएगा वो वादा करेगा, और उसके बाद कह देंगे कि साहब वो हो नहीं पा रहा है। रमेश जी, करना तो बहुत कुछ चाहिए। मैं एक चीज़ केवल कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ जनता
मैं जनता को रिप्रेजेंट करने वाले। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि नेताओं के वादे पर कितने लोग भरोसा करते हैं? चुनाव के समय जो भी कहा जाता है कोई गंभीरता से लेता है क्या? मतलब सिवाय इसके कि जैसे राहुल जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट, या कोई कह रहा है 500 देंगे या 10,000 देंगे, इसके अलावा जो स्वर्ग बनाने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज की आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी के बारे में, देखिए सबसे पहला रिफॉर्म यहाँ पे शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और कहा था हम गरीबी हटाएंगे कैसे? प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 71 में ये अगर तीनों पूरे हो गए होते तो 2015 में 16 में बैंकों का खाता नहीं खोलना पड़ता। राष्ट्रीयकरण बैंकों का इसीलिए किया गया था कि गरीब आदमी बैंक से जुड़ जाए। तो इसको 71 से लेकर के 2015 तक कितने साल हो गए सोच लीजिए, 45 साल में, मतलब 30 क्या, हाँ करीब ज़्यादा ही हो गए। तो इंदिरा गांधी ने कहा और पूरी दुनिया ने, पूरे भारतवर्ष के सारे लोगों ने उनको वोट दे दिया, थम्पिंग मेजॉरिटी से सत्ता में आई। उसके बाद जेपी जी आए, 40 साल के बाद उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, यानी टोटल रिवॉल्यूशन, जाति पाति धर्म भाषा सब खत्म। ये भी, इसका भेद खत्म, भाषा नहीं खत्म होगी, धर्म नहीं, लेकिन इसका भेद खत्म। क्या हुआ? और बिहार में आज़ादी से लेके आज तक इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं यही सत्ता में रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री इनका रहा है, कई बार बीजेपी भी साथ में रही है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लालू और नीतीश जी, बहुत लंबा दौर इन लोगों का रहा है। जो सामाजिक, जो 77 की क्रांति से, मैं कह रहा हूँ 15 साल लालू जी रहे, 92 मैं यही कह रहा हूँ 2005 और 20 साल नीतीश जी रह गए। एग्जैक्टली मेरा ये कहना है कि जो ताकतें आज बिहार को बहुत संपन्न बनाने की बात कर रही हैं, यही ताकतें पिछले 40-50 साल से सत्ता में हैं। तो अब बिहार में अचानक क्या चेंज हो गया है कि बिहार बिल्कुल स्विट्जरलैंड बन जाने वाला है। आप एक बात देखिए, 1990 में भी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम सबसे पीछे था, 2005 में भी सबसे पीछे, आज भी सबसे पीछे है। ऐसा नहीं है कि बिहार ही पीछे है, बहुत सारे नहीं, मैं केवल कंपैरिजन टू अदर स्टेट में कह रहा हूं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, हमेशा वादों से चुनाव लड़ा जाता है और जनता भी जानती है कि अगर ये ऊपर से चांद खिलौना सबको देने का वादा कर रहे हैं तो हो सकता है चांद खिलौना ना मिले, लेकिन कुछ छोटे मोटी चीजें मिल जाएं। तो जनता ये जानती है, इसलिए हाइपरबोलिक चीजों पर मत जाइए, दोनों तरफ से होगा। सबको पता है कि बिहार की मिट्टी कितनी कैसी है, जमीन जी कितनी जरखेज है और वहाँ पे क्या होगा। कहना चाहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से। वहाँ पे क्या अभी बच्चों में अभी इतने जो बच्चे पढ़े हैं, यहाँ का नौकरियाँ नहीं है। रही बात बीजेपी कैसे कर सकती है, जब दिल्ली के अंदर बोला था होली के दिन, दीपावली के दिन सिलेंडर देंगे, अभी किसी को सिलेंडर नहीं मिले, कुछ वहाँ में कुछ भी काम नहीं हो रहा, जो बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा और अलायंस, नीतीश कुमार जी तो पलटू राम हो गए, तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है? कोई काम तो किया नहीं 4 सालों में, पलायन कर रही है वहाँ की जनता। आप देखिए ट्रेन भर भर के आ रही है, वहाँ इंडस्ट्री एक भी नहीं लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मोदी जी, ये बताएं। देश में अराजकता फैल रही है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं किस तरह की सरकार। ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर, मैं कंचना यादव जी से पूछना चाहूँगा, 2005 के पहले का बिहार देखा है इन्होंने? 3 फीट सड़क पे गड्ढे होते थे, 1 नंबर से ज़्यादा 2 सेकंड में गाड़ी नहीं चलती थी, सब खंबा होता था, तार नहीं होता था, ट्रांसफार्मर की तो बात ही मत करो। और वहाँ पे होता था, जानते हैं, शाम जब 5 बजता था ना, तमंचे पे डिस्को होता था, मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, कोई सेफ बाज़ार से घर नहीं जाता था। ये बिहार था। आज उसी बिहार की बात बता रहा हूँ, जो पटना जाने में हम लोग को 5 घंटा 7 घंटा लगता था, 2 घंटे में हम लोग पटना पहुँच जाते हैं सिवान से। ये लोग क्या बात करेंगे? और रही बात नौकरी की, सासा मूसा चीनी मिल किसने बंद कराया?
बिहार की जितनी चीनी मिलें बंद हुई, जितने मर्डर हुए किसके ज़माने में हुए, वो दिन नहीं भूले हैं सर। फायरिंग होती, हमारे दरवाजे के सामने कम से कम 3 घंटा फायरिंग हुआ। हम लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे, तमाशा देख रहे थे, पुलिस नहीं थी, थाना बगल में था, तब ये लोग कहाँ थे? कराने वाला कौन था? इनके सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब, बड़े इनके मसीहा थे। ठीक है, ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, अब हो गया, बैठ जाइए। पहले का जो बिहार था वो पूरा जंगल राज था, और उस जंगल राज को कंट्रोल किया किसने? माननीय अमित शाह जी ने। और वो मैं बता, सुनिए, नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर बता रहा हूँ कि बीजेपी से हो क्या? हाँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे 2 मिनट रुक जा यार, दिमाग खराब मत कर। सुनिए, बता रहा हूँ, आज भी आने वाले समय में बिहार भी जीतेंगे, वेस्ट बंगाल भी जीतेंगे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये भी बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बोल रहे हैं ना, ये जो जितनी मिलें इन्हों लोगों ने बंद करी। कंचना जी, ये जंगल राज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो 90 से 2005 तक का जो पूरा कार्यकाल था ना, ये सच में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ। आप बैठिए ना, 1 मिनट लीजिए। नहीं, अब भैया आपने सवाल किया, मेरा दायित्व है आपका जवाब देना, है ना। तो 1990 के बाद से जो लोग कहते हैं कि जंगल राज था और कोर्ट ने कहा था, दरअसल 1997 में आया था। और यहाँ इतने लोग हैं, सबके पास फ़ोन होगा, और कोई भी अगर निकाल कर यह दिखा दे कि कोर्ट ने जो है सरकार को कहा था जंगल राज, तो मैं चैलेंज करती हूँ। 1997 में था, पटना में जल जमाव हो गया था और नगर निगम को कोर्ट ने समन किया था। मैं आपको बता रही हूँ, हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई क्या जल जमा हो गया, जंगल राज चला रखे हो, क्या बीमारी हो सकती है। सही बात। लेकिन उसको जिस तरीके से हमारी सरकार पे चस्पा किया गया और एकदम धड़ल्ले से बोल दिया जाता है जंगल राज चल रहा था, ये चल रहा था। मैं उनका जंगल राज, उनका मंगल राज पे बात नहीं कर रही हूँ। बात अगर आंकड़ों पर होगी तो आंकड़े साफ कहते हैं कि चाहे अपराध हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे रेप के मामले हो, अभी इस समय 2020 तक जो इनकी जो सरकार रही है 20 साल की, इसमें 300% बढ़े हुए हैं। आप आंकड़े निकलवा के दिखा लीजिए कि 300% बढ़े हुए। हाँ, आपके घर के सामने गोली चली होगी, आप आहत हुए होंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन वीआईपी इलाके में जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घर होता है, वहां पर गोली चलती है और 10-10 राउंड गोलियां चलती हैं, लेकिन कहीं किसी का पता नहीं। सुनना पड़ेगा आपको। बीजेपी बार बार जब जंगल राज कह रही है तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट देख रही है ना, ग्राउंड में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। 2 चीजें हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। 2 चीजें हैं। एक वह चीज है जो बीजेपी 2005 में बोली जंगल राज आ जाएगा, बीजेपी 2010 में बोली जंगल राज आ जाएगा, 15 में बोली, 20 में बोली, 25 में बोली। सिल्वर जुबली लगाएगी क्या बीजेपी? अरे बीजेपी का अगर इतना हिम्मत है तो 20 साल का अपना बताए ना क्या किया 20 साल में। आपको 20 साल का मौका मिला, 2014 से आप केंद्र में बैठे हुए हो। इस समय ना हमारे ऊपर उंगली उठाने का नहीं, खुद की तरफ उंगली करने का समय आया है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हर बार जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव आप नहीं जीत सकते। इस बार अगर जंगल राज करोगे तो हम मंगल राज जो आपका चल रहा है ना, हम वो भी आंकड़े सामने लाकर रख देंगे। इसलिए मुद्दों पर हिसाब दीजिए, 20 साल का हिसाब दीजिए, पैसों का 20 साल से तो जीत रहे हैं ना। 20 साल से जीत रहे हैं, बस इसी भ्रम में जीत रहे। हाँ, एक और, मैं तो सरकार रामकृपाल जी का, मुझे बस 20 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। इन्होंने कहा कि बीजेपी जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दी थी हार गई, जहाँ नहीं की थी वहाँ जीत गई। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा क्यों घोषित किया जाता है? सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं कहते कि जो सांसद जीत के आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और दूसरी बात कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, मैं पंडित इन टर्म्स ऑफ कास्ट नहीं बोल रही हूँ, पंडित इन टर्म जो अपने आप को बहुत ज्ञाता मानते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जीत का तुरूप का इक्का है, वो जिधर रहेंगे उधर जीत होगी। तो क्या नीतीश कुमार जी का चेहरा अभी धूमिल हो गया है क्या कि उनके चेहरे पे जीत नहीं मिल पाएगी एनडीए को और इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? 2005 में तो अपने ताल ठोक कर कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, 2010 में आपने ताल ठोका था, 2015 में हमारे साथ थे, और 20 में जब एक अफवाह फैली थी कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, हो सके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना बीजेपी पूरा करे और अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो पता है अमित शाह जी ने क्या कहा था? कहा था कि यह मैं लास्ट बार बोल रहा हूं और इस पर पूर्ण विराम लगा रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं। तब तो उन्होंने पूर्ण विराम लगाया था, कॉमा भी नहीं लगा रहे हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई, 2020 में तो आपने कहा था नीतीश कुमार जी चेहरा है, 25 में आपको क्या दिक्कत है कि आप नहीं बोल रहे हो? इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार जी का वोट बैंक पे आप सेध मारने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप महाराष्ट्र कांड कर लोगे बिहार में, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बन ही नहीं रही है, तो उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करिए नहीं करिए हमें कोई। रामकृपाल जी, एक जो आपको लग रहा है कि बीजेपी
कैच 22 सिचुएशन में है, बिकॉज बहुत खुल के मतलब जैसे अभी कंचना जी ने कहा, उन्होंने कहा मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, इस बार वो स्थिति में नहीं है। देखिए, जब तक गिनती के चुनाव जिस दिन मतगणना होती है, मतगणना के दिन तक आप कहीं भी टीवी चैनलों पर सुनिए, पत्रकारों को सुनिए तो कहते हैं कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। और जब नतीजा आता है तो पता चलता है ना कांटा था ना लड़ाई थी। सब जगह आप देखिए, अभी जो राज्यों के चुनाव हुए हैं, हरियाणा में लगता था कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, पता चला कि जब आया तो नहीं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि लड़ाई होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बिहार इसमें चौंकाता रहता है। दिल्ली भी एक बार चौंकाया था, हो सकता है फिर चौंकाए। लेकिन मैं बेसिक बात जो अभी आपने उठाई थी, देखिए चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, ये जो नौकरी का बांटना है, हकीकत ये है, नेता भी जानता है और जनता भी जानती है कि नौकरी होगी तो ही बटेगी ना, नौकरी है नहीं। देखिए, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। किसी भी राज्य का विकास तब होगा जब आप भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार होंगे। अब आप देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। जैसे उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट किया, महिलाओं को, लड़कियों को साइकिल दी, और जैसा भी समाज रहा हो, मैं नहीं कहता, लालू जी ने भी एक ऐसा काम किया कि जो एक पिछड़ी जातियों के लोग थे, उनको आवाज़ दी। नहीं, जो सामाजिक रूप से बेजुबान थे, उनको उन्होंने जुबान दी। देखिए, पेट और नाक, अगर हम पेट के लिए कुछ नहीं कर पाए, लालू जी ने नाक के लिए भी काम किया। नीतीश जी ने महिलाओं का सोशल एम्पावरमेंट किया। बहुत सारी चीज़ें परसेप्शन में होती हैं, उन्होंने समाज सुधार का, जैसे शराबबंदी, बहुत लोग कह सकते हैं कि ये फालतू हो गई, लेकिन किसी महिला के घर में जाके पूछिए जिसका पति रोज शराब पी के आता हो, पूरा घर बिक गया हो, जेवर भेज देता था, तो कम से कम वो एक प्रतीक बन गए हैं। अभी बिहार की हालत अलग है। मैं अभी गया था तो वहाँ पर लोग शिकायत कर रहे थे, मैं इसी बात हर जगह शराब मिल रही है। मैं इसी बात पर आगे, नशा वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। मैंने कहा ना, मैं अब आगे आ रहा हूँ। 2 मुख्यमंत्री, एक चंद्रबाबू नायडू हैं। बिहार में ये बात सच है कि घनत्व ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, ज़मीन नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर आप ये कहते कि हम नौकरी नहीं देंगे, नौकरी देने वाला ऐसा सिस्टम लाएंगे, चंद्रबाबू नायडू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र गूगल को ले गया अपने इन्वेस्ट करने आ रहा है विजाग में, जबकि बेंगलोर देखिए वही है। मोदी जी जब टाटा का जब वो बंगाल में हुआ था, मोदी ने एक लाइन लिखी थी, हमारे यहाँ जाइए। वो ये नहीं कहते हैं कि हम आपको फलाना को नौकरी दे देंगे, वो नौकरी देने वालों को। सर, ये स्टेट हमेशा से इन स्टेट की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। नीतीश जी की यही, मैं एक बातचीत में नीतीश जी ने ये कहा था कि ये मेरे में कमी है कि मैं जमीन किसी की नहीं ले सकता। और ये जो है ना, भविष्य के बारे में सोचिए, जमीन जो भी आप, कोई ले नहीं जाएगा, जमीन बिहार के लोगों को रोजगार देगी। ठीक है, तो कम से कम अगर गूगल वहां जा सकता है, मैं एक बात कह रहा हूं, क्यों नहीं फैक्ट्री बिहार में आ सकती? बिहार से इतने IAS IPS इतने निकलते, मुझे लगता है श्वेता बहुत अच्छा जवाब देगी, बिकॉज लंबे समय से आप वहां पर है। तो रामकृपाल जी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्री आ सकती? जैसा मैंने आपको अभी बोला था, जंगल राज की बात आपने भी अभी की, और कंचना जी ने बड़े अच्छे से उसको पेश कर दिया कि वो नगर निगम का, अगर नगर निगम की बात होती है तो नगर निगम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और नगर निगम को कभी राज नहीं बोला जाता है। नहीं, वो जो जंगल राज वाला वर्ड था, वो ये हकीकत बात है, वो हाई कोर्ट ने वहां पर मैस हुआ था, कुछ नगर निगम को लेकर कहा था। जो चीज आप कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे हाई कोर्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल उच्च न्यायालय कोर्ट होता है, अपने हर एक शब्द को बहुत ही उचित तरीके से यूज करता है। वो नगर निगम एक सिचुएशन होगा, जैसे 1856 में जो युद्ध हुआ था ना, हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ऐसा 1857 में जो युद्ध हुआ था, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं हुआ था, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हुए थे, तब वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। लाइक वाइज यहाँ पे वो तो सिर्फ एक पॉइंट था जिस केस को ये बता रही हैं। आप ये कहना चाह रही है बिकॉज 2005 तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम 2025 तक इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। कौन आप पे विश्वास करेगा? नहीं, हमने सब कुछ सही कर दिया। आज अगर बिजली विद्युतीकरण में देखें तो हर एक, जब इनकी वक्त में 10% बिजली था घरों में, आज 100% घरों
शहरों में है, कनेक्टिविटी हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं ये बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आ चुका है 2025 का, और सिर्फ ऐसे ही हम लोगों ने नहीं बोला है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, हमने बोला है अगले 5 साल में। अगले 5 साल में हमने ये नहीं बोला है कि सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी और रोजगार दो बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। हमने रोजगार की बात की है, जो भी हम लोगों ने आज तक वादा किया है उसको पूरा किया है, और उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बिहार इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी अगर आप 1 करोड़ रोजगार देने जा रही है तो। हम बताते हैं उसका MOU साइन हो चुका है, हम ब्लूप्रिंट, हम ऐसे नहीं बोलते हैं हम आएंगे तो होगा, कैसे होगा नहीं। तो कोई भी साइन कर देता, वो ग्राउंड में कितना उतरा उसमें इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल वो भी होगा, क्योंकि अभी तक का आप हिस्ट्री भी तो देखेंगे। हमने जो कमिटमेंट किया था वो किया था। 2015 में हमने बोला था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। हमने 2016 में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस दिए थे गवर्नमेंट जॉब में, जिसकी वजह से आज बिहार में पूरे राष्ट्र में अगर देखें तो सबसे ज्यादा बिहार ही ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। तो ये सब हम हवा में वादे नहीं करते हैं। 1 करोड़ का जो मैंने बोला है उसमें 1.80 लाख का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, और जो सर ने अभी बोला था कि हमारे पास जमीन की कमी है, हम जमीन उसी को देंगे जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट देगा। तो उसमें यह भी प्रोविजन है, अगर कोई 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 1000 एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, तब उसको सब्सिडी या 10 एकड़ जमीन मिलेगा। ओके, एक सवाल है, इन्होंने बोला कि हम 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देंगे। साल में कितने करोड़ रोजगार दिए यह भी बता दें। हाँ, हम बता रहे हैं, करोड़ों पर। हम बता और रहे अगर इन्होंने करोड़ों में रोजगार दिया होता तो आज करोड़ों में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की नौबत नहीं आती, यह भी ये समझ लें। और दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाओं के लिए आप बात कर रही हैं, लेकिन बिहार में जो बिहार इकोनॉमिक पॉलिसी सर्वे जो होता है वो कहता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओनली 15.6% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। और शायद यही जरूरत पड़ गई आपको कि हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की जरूरत पड़ी है। और सबसे अहम इंपॉर्टेंट ये है कि जीविका दीदियों के नाम पर आपने ताल ठोके सब कुछ किया, लेकिन हर जीविका दीदी बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 2 से 3, 4 लोन ले लेकर, पता है 10,000 का लोन, 8,000 भाई आप माफ करने जा रही है ना उनका, उस लोन पे ब्याज माफ करेंगी। है, पता है 10,000 के लोन पे पता चलता है कि वो 20,000 25,000 चुकाती है इंक्लूडिंग ब्याज। तो इतना ज्यादा कर्ज भरा हुआ है, बहुत सारे सुसाइडल केस आए हैं, बहुत सारे राज्य बहुत सारे राज्य छोड़कर चले गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत जरूरी है, हम इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता और कोई नहीं डिनाई कर सकता, लेकिन उनका कंडीशन क्या है? माइक्रो फाइनेंस जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं वो लूट कर ले जाती हैं और 10,000 का लोन लेती हैं। 10,000 के लोन में पता चलता है बीच का कोई अधिकारी या पुलिस आता है और 2,000 वो वसूल कर ले जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और जहां तक बात शराबबंदी की है, जैसा आपने भी मेंशन किया, सूखा नशा बढ़ गया है, और आपको मालूम है कि आंकड़े ही, बिहार गवर्नमेंट के आंकड़े ही कहते हैं कि लगभग 15 लाख 14 लाख 36 हजार कुछ लोग जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, और उसमें से 90%, मोर देन 90% वो लोग हैं जो शराब पीते हैं। आखिर में वो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं जो शराब बेचते हैं? जब शराब बंदी है तो बेचने वाले कहां से आते हैं? माफिया कहां से आते हैं? आपने शराब बंदी कर दी, आपने ढोल पीटा कि ऐसे ये हो जाएगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, गहने नहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन हजारों लोग का जो जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? उसका जिम्मेदार सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी बनेंगे। जो अगर ढोल पीटते हैं हमने यह काम किया, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु होगी। अब ये कहेंगे मुआवजा उनको क्यों देंगे, वो क्या शहीद हुए हैं? अरे शहीद ही हुए एक तरीके से, क्योंकि आपने जहरीली शराब पिलाई है लोगों को। और जहरीली शराब कैसे आ रहा है बॉर्डर से? कौन बेच रहा है? माफिया कैसे उत्पन्न हुए? शराब माफिया कैसे उत्पन्न हुए? और कहीं भी चले जाइए, पता है शराब की होम डिलीवरी होती है, फोन करिए, शराब आपके घर आ जाएगा, और शराबबंदी पे ताल ठोकते हैं। आप जवाब दे दीजिए। जी, इन्होंने अभी बोला कि शराब, अगर इस तरीके की बात होती तो सर ने अभी बहुत अच्छी बात की है। कोई चीज़ अगर उस पर पाबंदी लगती है और उसको ऑफेंस में डाला जाता है, उसका रीज़न ही ये होता है थोड़ा सा डिटरेंट इफेक्ट हो, थोड़ा सा उससे डर लगे। अब लोग यहाँ डर नहीं रहे हैं, लेकिन आधी पॉपुलेशन उससे कितनी खुश है आप ये भी देख लीजिए, महिलाएं कितनी खुश है। ये पाबंदी भी लाया गया था किसी समूह में ही, किसी औरत ने, किसी महिला ने डिमांड किया था मुख्यमंत्री जी से कि शराब आप बंद करवा दो, हमारे परिवार का स्थिति सुधर जाएगा। और सच में आप देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस में 60 से 70% कमी आया है इस शराबबंदी को रोकने के लिए। तो आप आधी आबादी को पीछे छोड़ के उस पर बिना ध्यान दिए हुए सिर्फ आप आधी आबादी करें, उसको जेल में डालिए ना, आधी आबादी को। तो आप लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। अभी जब हुआ कि हम हेलीकॉप्टर से देखेंगे कहाँ से कैसे करके ये चीजें हो रही हैं, उसमें अब ये फ्यूल का लाने लगे
पूछेंगे कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो प्रॉब्लम तो हर चीजों में होता है। जहाँ पे अगर कोई किसी चीज को ऑफेंस बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। चलो अभी बिहार की 2 बेटियों को आपस में बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ एक दूसरे को देखना चाहिए, ये तो चुनावी मुद्दा है। वो बिहार का सिचुएशन नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि वो बिहार की नहीं है, वो जौनपुर की हैं। हमने देखा है हमारा हर दिन का 5 घंटा वेस्ट हुआ है। अगर 5 से 10 बजे तक भी हम बाहर रहते हैं तो कुछ आराम से आप मधुबनी से आराम से आप बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? हम सासाराम से किया है, हमारी स्कूलिंग महाराष्ट्र से हुई है। फिर तो आप वहाँ से कैसे जान सकती हैं वहाँ के सिचुएशन को? हम जितवारपुर, नहीं देखिए, मैं आपको आप भिखारी ठाकुर का उदाहरण देती हूँ। मैं आपको अब भिखारी ठाकुर का उदाहरण देती हूँ। भिखारी ठाकुर वो व्यक्ति जिनकी आज झलक यहाँ पर मंचों पर दिखाई दी, और बिहार में छपरा से थे वो, और वो घूम घूम के हर जगह वो जो दशा थी पलायन को लेकर, तब सोचिए कि अब आज़ादी के पहले के समय पे, भैया एक गाना सुना, हम गायक नहीं है भैया, अगर आप है तो आप सुना दीजिए, लेकिन हम जो आत्मसात किए हैं भिखारी ठाकुर जी को, और भिखारी ठाकुर जी की जो भोजपुरी कला में आज स्थापित किए हैं और नाम किए। मैं एक और ऑब्जेक्शन करती हूँ। ऑब्जेक्शन यह है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो पूरा पूर्वांचल बेल्ट देखता है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री पता है कहाँ से चलती है? मुंबई से चलती है। वो पटना क्यों नहीं लाए ये लोग? इनसे पूछती हूँ मैं। भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारे भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी को इतना बड़ा फैलाए, इतना बड़ा बनाए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं और से ऑपरेट होती है। क्या इनकी हिम्मत नहीं थी भोजपुरी इंडस्ट्री को पटना में लेकर आ रही है? आप लोगों ने बिहार को छोड़ा ही नहीं था। आप दिल्ली में क्यों है? आप दिल्ली में, आप ये बताइए, आप दिल्ली में क्यों? आप बताइए, आप बिहार क्यों नहीं गए? हम दिल्ली में है 8 साल से, हम महाराष्ट्र में रहे, हम दिल्ली में है। हम इसलिए हूँ कि 2090 से या 1990 से 2005 तक आप लोगों ने मजबूर कर दिया था हम लोगों को पलायन करने, बिहारियों को मजबूर। अभी वापस क्यों नहीं गए? बिहारियों को मजबूर कर दिया था। सही हो गया, अभी क्यों नहीं दादागिरी होती थी वहाँ पे, अभी सब सही हो गया, बेटियां लौटे नहीं थी। अभी क्यों नहीं लौटे? इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए, अभी क्यों नहीं लौटे? अभी क्यों नहीं गए? चलो ठीक है, 20 साल में क्यों नहीं लौटे वापस? वोट चोरी कर रही है, नतीजे बदल रहे हैं, और वोट चोरी होना बंद होनी चाहिए। ये वोट चोरी बंद होनी चाहिए। साल में वापस क्यों नहीं लौटे भाई? कौन चोरी नहीं किया? वोट चोरी बता रहा हूं, श्रीनिवास, साल लग गए इनको। जब तो बिहार में चोर हो गए हैं, तो आप लोग लौटकर क्यों नहीं गए? 20 साल लग गए। हम भी यहाँ से 8 साल पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम इस देश के तमाम राज्यों में रहे हुए हैं। शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस बिहार आपको भी तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर आना पड़ा। तो बना देते ना, ये जन यूनिवर्सिटी बना देते। जब हम भी चाह रहे थे कि बिहार में जवाहरलाल नेहरू बना है यूनिवर्सिटी, बिहार में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बने जिसमें मैं पीएचडी होती, लेकिन नहीं मिला हमको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप मुझे मौका दीजिए, वही काम बताते हैं। आप मुझे मौका दीजिए, बताते हैं। आप मुझे मौका दीजिए, हम बताते हैं। आप लोग बीजेपी से अच्छा एक मिनट, अभी ठीक है बीजेपी कंचना जी, अभी आपकी सारी बातें ये जेएनयू बीजेपी ने बनाया है। जिस जेएनयू में पढ़ी हूँ, क्या वो जेएनयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है? मेरा ये सवाल है आप लोग से। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया? मेरा ये सवाल है आपसे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या मोदी ने बनाया? मेरा ये आपसे सवाल है। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT पटना क्या मोदी ने बनाया? आप हमको बता दीजिए एक भी संस्थान जहाँ पर मैं पढ़ सकती। अगर मोदी बनाए होते तो मुझे आज यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, मुझे महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं होती, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती। हम इनकी 100 गलतियों को गिनवा सकते हैं, तो हम अपने डेवलपमेंट के 1000 चीज को भी गिनवा सकते हैं, अगर आप मुझे मौका देंगे तो। बस बोलिए। जो उन्होंने बोला था पलायन इनके वक्त में होता था, लोगों को मजबूरन आना पड़ता था, और उसके हम विक्टिम हैं। आप 5 घंटे के हिसाब से पूरा फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कैलकुलेशन पे जा रहे हैं। पर डे का हमारा 5 घंटा वेस्ट हुआ था। ये जिस यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की बात करती हैं, इनके वक्त में सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हुआ करती, दो सेंट्रल, लालू जी ने 7 यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। कैपेसिटी उसका 800 हुआ करता था। बढ़ाया है। आज ये बता दीजिए कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी आज के थ्रू कितने यूनिवर्सिटी बनाए गए? चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल हो, चाहे जो अब झारखंड में चला गया। रामकृपाल जी, आप खुश होंगे कि बिहार की 2 बेटियां अच्छा डिबेट कर रही हैं। लालू जी ने कितने सारण में चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रेलवे का कारखाना ले जाएगा, लालू जी बोलने नहीं दे रहे हैं। लास्ट 1 मिनट, आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपने मुझे बोलने नहीं, मुझे जवाब नहीं देने। अब आप इंश्योर करिए कि जब अभी जल्दी बोलिए। जब हम बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ,
तो इन्होंने अभी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भी 20 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहाँ इनके वक्त में मेडिकल कॉलेजेस 3 थे, हमारे यहाँ 13 हैं, 21 निर्माणाधीन हैं। हमारे यहाँ भी 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनके वक्त में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे। उस 38 इंजीनियरिंग कॉलेज का कैपेसिटी 11,000 से ज्यादा है, और जिस इन्वेस्टमेंट की वहाँ प्राइवेट ही है, लेकिन उस वक्त में तो प्राइवेट लोग पूछ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है। प्राइवेट भी तो सरकार की पॉलिसी से आता है। एजुकेशन ठीक है, लास्ट 1 मिनट मैडम, अभी हो गया, आपने लिख लिया ना, आपने इसकी गिना दी। हमसे ज्यादा अभी तो आप रोज मेरे डिबेट में आएंगे मैम, मैं आपको इस पे जरूर, रामकृपाल जी इबे पे समय समाप्त हो गया, 1 मिनट सर। बस बिहार की 2 बेटियां, ये अच्छा लगा देख के, बिहार के बेटरमेंट के लिए ही, चाहे आप असहमत हो रही हैं या सहमत हो रही हैं, खुशी की बात यह है कि ऑब्जेक्टिव एक है, बिहार के बेटरमेंट के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं बिहार के बेटरमेंट के लिए। अब मैं केवल एक नज़ीर बनारसी की 2 लाइन है उसको सुना रहा हूँ। इस बुरी दुनिया या बेवफा दुनिया का रोना कब तलक, आइए मिलजुल के एक दुनिया नई पैदा करें। क्या बात है, नहीं इसलिए अतीत को छोड़िए, अब बहुत बढ़िया, अब एक नए बिहार को पैदा करें। आप भी चाहते हैं नया बिहार, आप भी चाहते हैं। चलिए कंचना जी बहुत धन्यवाद, रामकृपाल साहब बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पे आने के लिए। तो कुल मिलाकर जनता जनार्दन को तय करना है बिहार की कि वो किसका राज चाहते हैं, लेकिन जो भी सरकार बनाएगा, बिहार की जो चुनौतियां हैं वहां नए अवसरों की जरूरत है। बिहार के पास टैलेंट है, लेकिन बिहार को अवसर भी पैदा करने होंगे। जाहिर है आने वाले दिनों में यह चर्चा और दिलचस्प होगी कि आखिरकार कौन बिहार को आगे ले जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।